हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। अब नेक्स्ट जो टर्म आपके सिलेबस में पॉलिटी को लेके मेंशन किया गया है दैट इज पब्लिक पॉलिसी। तो वो हम अभी देखते हैं विस्तार से क्या होता है। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ और मैंने अलग-अलग भूमिकाओं में अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है इंक्लूडिंग आंसर शीट इवैल्यूएशन, क्वेश्चन पेपर सेटिंग, टीचिंग, मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस, एवरीथिंग। आई आल्सो यूज्ड टू बी अ यूपीएससी मेंटर एट स्टडी आईक्यू आईएएस। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्योंकि पॉलिटी लंबा सब्जेक्ट है तो ये वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया है, बट इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि पॉलिटी कैसे करना है, क्या करना है। ओके, तो हाँ, पब्लिक पॉलिसी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी जो होती है ना, वो गवर्नमेंट की इंटेंशन यानी गवर्नमेंट क्या करना चाहती है और वो रियल वर्ल्ड में किस तरह से आम नागरिकों को अफेक्ट कर रहा है, उसके बीच का लिंक है। ओके, अब ये जो है मेनली करंट अफेयर से ओरिएंटेड है बिकॉज पॉलिसी हमेशा आपसे लेटेस्ट ही पूछी जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा पिछले 3-4 साल की पूछ लेंगे। ये नहीं है, तो इसलिए इसको हमेशा आपने अपने करंट अफेयर्स की पढ़ाई से रिलेट करना है। कोई नई स्कीम आई है, कोई नई रिफॉर्म हुई है, कोई नई रेगुलेशन हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई है, ये सब आपका पब्लिक पॉलिसी का पार्ट है। तो यूपीएससी आपसे पब्लिक पॉलिसी में जो क्वेश्चन पूछेगी ना, तो वो ये टेस्ट करने के लिए पूछेगी कि आपको जो ऑन गोइंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में कितनी नॉलेज है। क्या आप पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस को समझते हैं? क्योंकि आप ऑफिसर बनने जा रहे हो भाई, आईएएस बनने जा रहे हो, अगर आपको पता ही नहीं है, मतलब ठीक है ट्रेनिंग में सिखाएंगे बट एक बेस तो होना चाहिए ना। और आपकी मतलब आप क्या लिंक कर पाते हो पब्लिक पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन से? क्योंकि देश में जो होगा वो संविधान से होगा, तो ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिसी आएगी तो वो हवा में आ जाएगी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही आएगी। तो अब ये टॉपिक हमारे सिलेबस में क्या-क्या हमको इसके अंडर पढ़ना है? तो इसके अंडर हमको पॉलिसी कैसे बनती है, कैसे वो इम्प्लीमेंट होती है, फिर उसको इवैल्यूएट यानी सही गलत क्या है उसमें, ये सब चीजें, ये हमें इसमें पढ़ना है। इसके अलावा गवर्नमेंट के क्या प्रोग्राम्स हैं, कौन-सी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पे, ये भी हमको पता होना चाहिए। अब इसमें लेजिस्लेटिव पॉलिसीज़ यानी कि लॉ, कानून जो बनते हैं वो, और एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज़ यानी कि कोई प्रोग्राम है, कोई स्कीम है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आया है, वो हमें पता होना चाहिए। तो लॉ में जैसे आपका कोई पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया, और स्कीम वगैरह जो आपकी गवर्नमेंट बनाती है, ये। अब यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोई पॉलिसी आई है तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कौन-सी मिनिस्ट्री, कौन-सा डिपार्टमेंट, ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है और क्या उसकी प्रेफर्ड आउटकम है कि क्या करने के लिए, मतलब जब उसको इम्प्लीमेंट किया तो क्या उसका हमको रिजल्ट मिला। तो चलो इसको और माइक्रो टॉपिक में ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले आपको होनी चाहिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि पब्लिक पॉलिसी की डेफिनेशन। तो डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिसी, प्रोग्राम और स्कीम, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो पॉलिसी जो होती है वो ब्रॉड फ्रेमवर्क होती है और जो स्कीम होती है वो किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए होती है। फिर किस टाइप की पब्लिक पॉलिसीज होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, रेगुलेटरी, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिडिस्ट्रीब्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूट, ये सब। पब्लिक पॉलिसी के सोर्स क्या होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन उसका सोर्स है, जो कि हमारे डीपीएसपी हैं, जो गवर्नमेंट को गाइडलाइंस दी गई हैं, वो उनका सोर्स है, या फंडामेंटल राइट्स को देख के कोई पॉलिसी बनाई गई है। लेजिस्लेटिव यानी कि कोई लॉ के पार्लियामेंट ने, स्टेट आपका लेजिस्लेचर है, उसने कोई पॉलिसी बनाई है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को काउंटर करने के लिए या उसको एड्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दी थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई लॉ नहीं बना रखा था। फिर इन विशाखा गाइडलाइंस को ही गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने पॉश एक्ट में कन्वर्ट किया, जो कि जो आप अगर आप जॉब करते हो तो आपको पता होगा। ओके, तो पहले ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से ये पब्लिक पॉलिसी आई थी, और फिर ये जब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होगी तो उसके बाद फिर ये लेजिस्लेटिव
इंटरप्रिटेशन हुई तो ये पॉश बन गया। बट ये गलत तरीका है कि चेंज जो है वो जुडिशरी से कम और लेजिस्लेचर से ज़्यादा आना चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटिव से आना चाहिए। ओके? आगे प्रोसेस क्या होता है कि भाई पहले एजेंडा सेट होता है, फिर पॉलिसी डिज़ाइन होती है, फिर जिन लोगों के लिए पॉलिसी बन रही है, उनसे कंसल्टेशन लिया जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स का रोल आता है आपका। ये सब चीज़ें हमको देखनी है। मान लो जैसे अभी फार्मर लॉ था, वो बना दिया। एजेंडा सेट किया कि हम लॉ बनाएँगे, पॉलिसी डिज़ाइन कर दी कि अच्छा लॉ बन गया। बट स्टेक होल्डर से मान लो फार्मर से आपने नहीं पूछा, तो वो तो आके बैठ गए ना सड़क पे। तो ये प्रोसेस होता है। ओके? फिर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कौन-सी मिनिस्ट्री होगी, कौन-सा डिपार्टमेंट होगा, कौन-सी बॉडीज़ होंगी, लोकल बॉडीज़ का कोई रोल है या नहीं है, ठीक है? जैसे जल जीवन मिशन है, तो इसकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है और स्टेट डिपार्टमेंट्स और पंचायती राज का भी यहाँ पे रोल होता है। फिर इसमें हम देखेंगे कि क्या सेंटर इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है या सेंटर स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में हम डिफरेंस यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल जो आपकी एक वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका रोल देखेंगे पब्लिक पॉलिसी में और ज़ोनल काउंसिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसमें चैलेंजेस को भी हमको देखना है कि भाई हम बाबू तंत्र वाले भी इसको डिले कर देते हैं, करप्शन की वजह से डिले होता है। कई बार क्या होता है कि पॉलिसी बन जाती है पर ग्राउंड पे कैपेसिटी नहीं होती कि भाई 1000 बंदे चाहिए, पता चला नीचे बंदे ही 100 हैं, तो लैक ऑफ कैपेसिटी से हो जाता है। ओके, या फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कि भई इल्लीगल माइनिंग बंद होनी चाहिए, बट इल्लीगल माइनिंग कर कौन रहे हैं? पॉलिटिशियंस या पॉलिटिशियंस के रिश्तेदार। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से भी इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंज आते हैं। फिर पॉलिसी बन गई, इम्प्लीमेंट होगी, फिर उसके बाद भई इवैल्यूएशन और फीडबैक भी तो ज़रूरी है। ये थोड़ी ना कि तुम हर साल उठा-उठा के 1000 करोड़ दिए जाओगे और तुम ये नहीं देख रहे हो कि भाई कुछ हो भी रहा है या नहीं। तो उसमें आता है हमारा ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल और पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, जहाँ पे कि उस पॉलिसी का ऑडिट करके और फिर पार्लियामेंट में रखा जाता है कि भाई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको कंटिन्यू रखो या बजट बढ़ा दो और नहीं हो रहा है तो इसको बंद कर दो या इसको अमेंड करो। इम्पैक्ट स्टडीज़ होती हैं जिसमें सोशल ऑडिट होते हैं जो कि आपको पढ़ना है, अलग से टॉपिक है। और इंडिपेंडेंट रिसर्च होती है और फिर इनके बेसिस पे अगर कोई कमी-बेशी मिलती है तो आपकी पॉलिसी जो है उसको रिवाइज़ किया जाता है। जैसे आपके जीएसटी में अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, व्यापारियों से फीडबैक लेके, इंडस्ट्रियलिस्ट से फीडबैक लेके, इस तरह से। अब इसमें आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको स्टैटिक और करंट दोनों को ब्लेंड करके पढ़ना है, खास करके पॉलिसी इसमें पब्लिक पॉलिसी में। तो स्टैटिक में आपका होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिसी में यानी कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जो आपके लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है ना, बॉडीज़ जो होंगी, मिनिस्ट्रीज़ होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होंगे, ये सब चीज़ें होगा। और करंट में आपको पढ़ना है गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम लॉन्च करी है, उसको हमें ऊपर वाले पार्ट से कनेक्ट करना है। कोई पॉलिसी में चेंज आया है, उसको हमें कनेक्ट करना है, ये सब चीज़ें। अब एग्ज़ाम्पल किस तरह का क्वेश्चन आएगा कि कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है, तो उसके फीचर्स या ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछ लेंगे। अगर कोई पॉलिसी आई है, तो वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से आई है या कौन-सी मिनिस्ट्री उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, ये देखेंगे। कोई स्कीम दे देंगे, उसको उसकी कैटेगरी से आपको मैच करना है। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन्स बनते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बहुत इम्पोर्टेंट जो आपके यूपीएससी के सिलेबस में टर्म दिया हुआ है, दैट इज़ राइट्स इश्यू। तुम खुश हो रहे होगे ना कि लास्ट है, बट अभी ईटीसी बचता है भई, ठीक है? तो ईटीसी खतरनाक होता है देखो सबसे, हमेशा ईटीसी। ऐसे तुम्हारी एक्स भी तुमको बोलती है ना आई लव यू बट, वो जो बट होता है ना, तो सिलेबस में वो बट ही तुम्हारा ईटीसी होता है। ओके, आई मिस यू बट, तो ऐसे ही ईटीसी खतरनाक वर्ड्स हैं भई ये ज़िंदगी में, एंग्जायटी कॉजिंग वर्ड्स हैं। ओके, तो अब राइट्स इश्यू देखते हैं हम। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है तुम्हारे यूपीएससी के लिए? तो हम एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र का जो दिल होता है ना, वो होता है वहाँ के लोगों के पास अधिकार होना। वरना लोग तो सद्दाम हुसैन के अंडर भी रहते थे, बट उसका बेटा किसी की भी लड़की उठा के ले जाता था ना, तो लोगों के पास नहीं राइट था ना कि वो किसी कोर्ट में जाके उसकी शिकायत कर सके। बट डेमोक्रेसी में राइट होता है। तो यूपीएससी आपको टेस्ट करता है कि क्या एक कैंडिडेट कनेक्ट कर पाता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को रियल वर्ल्ड सिचुएशन से जहां पे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है या वायलेट किया जा रहा है। अब
राइट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे ना, वो स्टैटिक और करंट दोनों का मिक्स होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आई, तो जैसे आपकी वो आई थी सेम सेक्स मैरिज वाली, तो उसको आर्टिकल 21 यानी कि पर्सनल फ्रीडम से आप कनेक्ट करेंगे। ठीक है, श्रेया सिंघल आई थी जो कि आपके आईटी एक्ट के 66 ए को उसने नल एंड वॉइड किया था, तो उसको भी आप अगेन कनेक्ट करेंगे आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम आर्टिकल 21 से। इस तरह से आपको यहाँ पे कनेक्ट करके पढ़ना है, रट्टे नहीं चलाने। मतलब रट्टा अपनी जगह एक इंपॉर्टेंट चीज है, आई एग्री, बट अंध रट्टा नहीं मारना। अब ये आपकी अवेयरनेस को और मतलब इवैल्यूएट करता है यहाँ पे कि किस तरह आप मतलब सिर्फ एग्जाम के लिए ही अंधे होके तैयारी नहीं कर रहे हो, आप एक सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का भी पार्ट हो, आप एक अवेयर सिटीजन हो। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को चेक करता है और लीगल सेफगार्ड्स के बारे में कि आपके अधिकारों को बचाने के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, वो आपसे यूपीएससी क्वेश्चंस में पूछता है। तो यूपीएससी कॉन्टेक्स्ट में आगे देखते हैं राइट्स इश्यूज का क्या मतलब है। तो कोई भी ऐसा इशू या कोई डिबेट चल रहा है या कोई चैलेंज है जो कि मान लो कोई नया लॉ आया या कोई नई पॉलिसी आई, तो उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, या तो उस पे प्रेस में डिबेट चलेगा उन चैलेंजेस के बारे में, तो उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए और ये यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछा जाएगा। तो इसके अंडर आते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। ओके, उसके अलावा लीगल राइट्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बट नॉर्मल लॉज ने हमको दिए हैं, जैसे कि राइट टू वोट। फिर आते हैं ह्यूमन राइट्स जो कि हमको नेचर ने दिए हैं बट जिनको यूएन डिक्लेरेशन के अंडर लिस्ट किया गया है। ओके, या इंटरनेशनल ट्रीटीज के अंडर, जैसे वियना कन्वेंशन में आप प्रिजनर ऑफ वॉर को टॉर्चर नहीं कर सकते हो। उसके अलावा इंडिया का भी एक ह्यूमन राइट्स एक्ट है, उसके अंडर आपको क्या क्या अधिकार है। फिर कुछ इमर्जिंग इश्यूज होते हैं जैसे कि डिजिटल प्राइवेसी में आपकी पर्सनल लिबर्टी का इश्यू आ जाता है, एनवायरनमेंट में आपका राइट टू लाइफ का इश्यू आ जाता है। भाई दिल्ली में हर साल पोल्यूशन होता है, बच्चों को एस्थमा होता है, तो पंजाब की पराली जलनी बंद होगी तब यहाँ का पोल्यूशन कम होगा, तो ये एनवायरनमेंट एज ए राइट का इश्यू आ जाता है। ओके, फिर आपके माइक्रो टॉपिक्स इसमें कैसे बनेंगे, तो राइट्स इश्यूज में सबसे पहले आपको पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स जितने भी आपके हैं, फुल ऑन रट्टा चलने दो भाई, यहाँ पे तो कुछ कर ही नहीं सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या इंटरप्रिटेशन की है, जैसे पुट्टा स्वामी जजमेंट है या मैंने श्रेया सिंघल बताई थी, ये सब कहर सिंह या ऐसे कुछ था, ये सब आपको पढ़नी है। फिर आपको फंडामेंटल राइट्स से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कनेक्ट करना है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ही लॉज बनते हैं और उन लॉज का आपके राइट्स पे एक इम्प्लीकेशन होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज के देखो राइट्स एंड ड्यूटीज, पहला तो क्वेश्चन आया था 2017 में 17 में सीधा सीधा, रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। ओके, और वो क्वेश्चन था आपकी लक्ष्मीकांत में, जो फंडामेंटल ड्यूटीज वाला चैप्टर है उसकी पहली लाइन है राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटेड, उसको उठा के उन्होंने 2017 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना दिया। तो इस फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपको राइट्स इश्यूज में पढ़ना है, क्योंकि ड्यूटीज कहीं ना कहीं आपके राइट को रिस्ट्रिक्ट करती है, ये बैलेंस करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका राइट है सड़क पे चलना बट आपकी ड्यूटी है रेड लाइट पे रुकना। अब आप अगर सिर्फ अपनी ड्यूटी पे फोकस करोगे तो आप सड़क पे चल नहीं पाओगे, बट अगर आप अपने राइट पे फोकस करोगे तो सड़क पे कोई भी नहीं चल पाएगा, सब चौराहे पे फंस के खड़े हो जाएंगे कि भाई मेरा तो राइट है सड़क पे चलना, मैं क्यों रुकूं रेड लाइट पे, आई वोंट फॉलो माई ड्यूटी। तो राइट्स एंड ड्यूटीज के बीच में एक बैलेंस है और एक कोरिलेशन है, ये हमको यहाँ पे बहुत बारीकी से समझना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं। ओके, और आर्टिकल 31 32 उसमें भी कुछ प्रोविजन 30 में शायद वो आपको पढ़ने हैं। फिर आते हैं आपके लीगल राइट्स जो कि हमें लॉज से मिले हैं, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट्स ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज, तो विमेन और चिल्ड्रन के लिए राइट है, एससी एसटीज के लिए अलग से राइट है, ये सब। अब इन राइट्स के लिए को लेने में
गवर्नमेंट से या सिस्टम से क्या चैलेंजेस होते हैं, वो हमको पढ़ने हैं, अलग-अलग टाइप के चैलेंजेस। फिर आते हैं हमारे मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है आपका यूएन का, वो पढ़ना है, इंटरनेशनल जो भी आपकी कन्वेंशंस है उनके बारे में पता, और जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, उसमें विमेन, चिल्ड्रन, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। उन पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और एनएचआरसी, एसएचआरसी जो बॉडीज हैं उनकी कंपोजिशन पे भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, बन चुके हैं, पूछे जा चुके हैं, दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, मूविंग ऑन। वल्नरेबल सेक्शंस यानी कि वो लोग जो नॉर्मल जनता से थोड़े डिसएडवांटेज पे हैं, जैसे कि एससी, एसटीज, ओबीसीज, उनके लिए अलग पॉलिसीज चाहिए होती है। विमेन, ओके, तो उनके लिए जैसे रिजर्वेशन होगी लोकल बॉडीज में, वर्क प्लेस के राइट्स हो गए, आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे लीव्स होगी जो कि मेन को नहीं मिलती। कुछ लोग रोते भी हैं उस बात पे, हमको क्यों नहीं मिलती? प्रेग्नेंट हो जाओ, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हरासमेंट से प्रोटेक्शन, बिकॉज विमेन मेजर टारगेट होती है हरासमेंट का। रास्ते में चलते ही टीजिंग होती है, ऑफिस में अगर पॉश एक्ट ना हो तो जो बॉस है वो भाई कहेगा कि प्रमोशन दूंगा बट आई नीड समथिंग इन रिटर्न। तो ये हरासमेंट से बचाने के लिए, बिकॉज वुमेन आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू दीज हरासमेंट्स, तो इसके लिए अलग से राइट्स होते हैं जो उनको दिए गए हैं। ऐसे ही बच्चे क्योंकि फिजिकली भी कमजोर होते हैं और उस टाइम तक उनका पूरा मानसिक विकास नहीं होता है और उनको अच्छे दबाया जा सकता है, तो उनके राइट्स भी अलग है, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, और चाइल्ड लेबर से रिलेटेड प्रोविजंस है। सिमिलरली एलजीबीटीक्यू के भी आपके अलग से प्रोविजंस हैं, जैसे 377 को डिक्रिमिनलाइज किया गया था। ओके, और अभी सेम सेक्स मैरिज पे डिबेट चल रहा था। फिर रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स के लिए भी, नॉन यानी कि नॉन सिटीजन्स के लिए भी कुछ अधिकार हमारे देश में दिए गए हैं। और फिर जो दिव्यांग जन है यानी कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी राइट होते हैं कि बिल्डिंग्स में रैंप्स होने चाहिए। अगर लाइब्रेरीज है, कोई पब्लिक लाइब्रेरी है, तो वहां पे ब्रेल वाली पुस्तकें होनी चाहिए। ये सब चीजें आपको राइट्स इश्यूज में पढ़नी है। फिर नेक्स्ट होता है कि एमर्जिंग एंड कंटेम्परेरी राइट, यानी कि कुछ राइट्स तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दे दिए, कुछ लॉज से मिल गए, ये सब हो गया, बट सिचुएशंस चेंज होती रहती है। लाइक आई सेड पहले कि आजादी के टाइम पे इंटरनेट नहीं था, बट अब इंटरनेट है, तो अपने आप में बहुत सारे राइट्स के इश्यूज आ गए, जैसे हमारा डेटा उसको प्रोटेक्ट करना है, हमारी आइडेंटिटी को ऑनलाइन प्रोटेक्ट करना है, ऑनलाइन हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करना है, वरना गवर्नमेंट तो कह देगी कोर्ट में जाके कि भाई ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वर्बल है, रिटन है और न्यूज में है, इंटरनेट तो यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ, तो हम तो भाई अगर हमारे लीडर के खिलाफ बोला तो पेल देंगे इंटरनेट पे, अगर किसी ने कुछ कहा तो। बट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आगे कहता है कि नो, ये जो राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये इंटरनेट पे भी आपको मिलेगा। सो किस तरह से वो राइट्स जो हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं। ओके, और नेट न्यूट्रलिटी का एक टॉपिक चला था, अब ये इतना रेलेवेंट नहीं है। ओके, फिर आपके एनवायरमेंटल राइट्स हैं जो आपके पर्यावरण से रिलेटेड है, कि हर किसी का अधिकार है कि उसे साफ स्वच्छ पर्यावरण मिले, जो कि आपका राइट टू लाइफ का और इंडिविजुअल लिबर्टी का अधिकार है। फिर रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं कि अबॉर्शन लॉज हैं, कि बिकॉज एक विमेन का अपनी बॉडी पे अधिकार है, तो बाय चांस वो गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो उनको अबॉर्शन का अधिकार है। सिमिलरली सरोगेसी यानी कि आप अपना बच्चा किसी और के गर्भ में अगर पालते हैं तो उसके लिए क्या लॉज हैं। इसी तरह प्रिजनर्स हैं, क्राइम करके वो गए हैं, बट उनके जेल में भी कोई अधिकार है ना, वरना अगर अधिकार ना हो तो उनको बंधुआ मजदूर की या स्लेव की तरह वहां पे ट्रीट किया जाए। तो खाना ना दें, टॉयलेट ना दें, कुछ भी ना दें, बंद कमरे में रखें, पानी ना दें, तो ह्यूमेन कंडीशंस में उनको रखना है, और ये सब चीजें वहां पे है। वोटिंग राइट्स यहाँ पे लिखा है बिकॉज ये डिबेट चल रहा था कुछ टाइम पहले कि अगर प्रिजनर्स को वोटिंग नहीं करने दी जाती तो वो इलेक्शंस में कैसे खड़े, इस टाइप का कुछ चल रहा था। ओके, तो यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? तो पहली चीज कि आपको आर्टिकल और लॉ पता होना चाहिए। दूसरा, कोर्ट्स उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। मेजर केस लॉज आपको पता होने चाहिए, केशवानंद भारती, मनका गांधी, श्रेया सिंगल, पुत्था स्वामी, नवतेज सिंह जौहर जो था सेम सेक्स का था, ये सब चीजें। फिर कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि एनएचआरसी, एसएचआरसी, ह्यूमन राइट्स वाले, विमेंस कमीशन हो गया, इनकी पावर्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीजें। करंट अफेयर से लिंक नहीं करोगे तो बेटा लंका लग जाएगी।
क्योंकि पेपर आता ही करंट अफेयर से लिंक्ड है। तो कोई भी रिसेंट बिल आया है, अमेंडमेंट आई है, जजमेंट आई है, कोई प्रोटेस्ट हुआ है, कोई चैलेंजेस आए हैं, क्रिटिसिज्म हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, रट्टे नहीं मारने बैठना है, इंटरेस्ट से समझना है। ओके, फिर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट भी देखना है कि इंडिया ने अगर कोई ट्रीटी साइन की है, रेटिफाई किया है, कोई कन्वेंशन साइन की है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रीलिम्स में और मेंस में पूछा जा सकता है या आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हो। अब हम आएंगे, दोबारा मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, अब हम आएंगे ईटीसी वाला, जो आपका सबसे खतरनाक पार्ट है। ओके, ईटीसी वाले पार्ट पे तो इसमें इनडायरेक्ट कंपोनेंट्स जो कि आपके सब्जेक्ट में नहीं दिए हुए हैं बट लॉजिकली इंक्लूड होते हैं और क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या है? तो वो है आपका आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस वाला एंगल, जिसमें हम पॉलिटी और गवर्नेंस का वो देखेंगे। वैसे तो ये जीएस 2 का टॉपिक है, ओके, बट प्रीलिम्स में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीटीज और जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 253 है, वो है पार्लियामेंट की पावर टू मेक लॉज फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। तो अपने आप हो गया ना इंटरनेशनल रिलेशन का। दूसरा, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज ऑन गवर्नेंस, यानी कि यूएन की कोई कन्वेंशन है, तो हमें उसके, अगर उसको हमने रेटिफाई किया है, तो हमको अपना लॉ उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके, जैसे यूएनसीपीआरडी है तो हमारा लॉ है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। इसी तरह एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटीज होती हैं, फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड हम लॉज बनाते हैं, जिसमें एक्स्ट्राडिशन एक्ट हो गया, या आपस में एक दूसरे की देश की सहायता करनी है। ओके, कोई इंटरनेशनल लॉ है, जैसे आपका अनक्लॉस लॉ है, जो कि आपके समुंदर में किसकी कितनी बाउंड्री होगी, किसका कहाँ पे अधिकार होगा, इन चीजों को रेगुलेट करता है, तो ये भी इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट होता है। फिर हमारा किसी देश के साथ कैसा बॉर्डर एग्रीमेंट है, क्या है, हमने कोई समझौता साइन किया है अपना बॉर्डर एडजस्ट करने के लिए या अपनी टेरिटरी एक्सचेंज करने के लिए, जैसे इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था 2015 में। और इसके अलावा ओवरसीज टेरिटरीज एंड वोटिंग राइट्स, यानी कि हमारे देश के बाहर जो हमारे नागरिक रहते हैं, एनआरआईज या और लोग रहते हैं, उनको क्या अधिकार है, तो ये सब हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पार्ट है, वो पॉलिटी में ही हम पढ़ेंगे। ओके, और ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपको यूएन के फंक्शन हो गए, यूएन की बॉडीज का स्ट्रक्चर हो गया, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, एटसेट्रा एटसेट्रा, या फिर किसी कंट्री के साथ आपका जैसे यूएस के साथ आपके लेमोआ, बेका एटसेट्रा, ये एग्रीमेंट्स हैं, इसराइल के साथ कुछ है, ये सब आप करंट अफेयर्स में अगर पढ़ोगे तो स्ट्रक्चरली उसको आपको पॉलिटी में रखना है। ओके, देन आता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी का एंगल, जो आपके पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, बट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ओके, तो वैसे तो ये अगेन जीएस 3 का पार्ट है, बट प्रीलिम्स में ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, खास करके गवर्नेंस से कनेक्ट होता है। एग्जाम्पल, 355 और 356 आर्टिकल्स हैं, जहां पे कि आपकी इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल होता है, तो इसी में पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं, जैसे यूएपीए है, जिसमें हम टेररिस्ट को कोर्ट में लेके जाते हैं, कोई भी टेरर एक्ट करता है तो उसको यूएपीए लॉ में लेके जाया जाता है। सिमिलरली एनएसए लॉ है, एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। ओके, एनआईए जो बॉडी है, उसके बारे में अगर क्वेश्चन आएगा, वो गवर्नेंस का पार्ट होगा डेफिनेटली, बट इट विल बी अ पार्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। उसके बाद जैसे डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, तो गवर्नमेंट वहां पे एएफएसपीए लगा देती है, यानी कि वहां पे आर्मी को पावर दे देती है, तो अगेन इट इज अ लॉ। लॉ है तो पॉलिटी का पार्ट होना चाहिए, बट इंटरनल सिक्योरिटी का भी पार्ट है। सिमिलरली कोई डिजास्टर आता है, जैसे कोविड में कोई पेंडेमिक आ गया था, तो एपिडेमिक्स डिजीजेस एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, तो ये आपके इंटरनल सिक्योरिटी के भी पार्ट हैं और ये आपके पॉलिटी के पार्ट हैं। मतलब पॉलिटी में ही आता है ये आपका गवर्नेंस में, एक्ट जो है। उसके बाद फेडरल इश्यूज हैं हमारे सिक्योरिटी में, जैसे कोई पुलिसिंग के इश्यूज हैं, पुलिस जनरली स्टेट्स के पास होती है, बट कोई इंटर स्टेट आपका टेरर एक्ट हो गया, या कोई टेरर मॉड्यूल है, वो 3 स्टेट्स में लोकेटेड है, तो वहाँ पे एनआईए का या सीबीआई का क्या जुरिस्डिक्शन होगा, वहाँ पे सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, ये सब चीजें जो हैं, ये इंटरनल सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट है। इसी तरह टेररिज्म और इंसर्जेंसी का गवर्नेंस पे क्या इम्पैक्ट होता है, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सल अफेक्टेड एरिया, और ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इस साल नक्सल्स का सफाया हो गया है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था पाकिस्तान के साथ, उसी टाइम पे इंडिया में नीचे एक और ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें नक्सल्स की अच्छे से लगाई गई है, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो लेफ्ट
तो ये गवर्नेंस पे क्या इम्पैक्ट होंगे, इसमें कोई लॉ है, कुछ है, तो वो हमको सीआरपीएफ का क्या स्ट्रक्चर है, इस टाइप की चीज़ें। ओके, सो इंटरनल सिक्योरिटी मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक नहीं है, ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ओके, और उस गवर्नेंस स्ट्रक्चर से आपका इन पे इम्पैक्ट पड़ता है। लीगल फ्रेमवर्क, लॉज़ वगैरह होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इससे रिलेटेड। तो ये था आपका पूरा पॉलिटी, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। वीडियो अच्छा लगा तो आई विल अर्ज यू कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पे भी सेम नाम से मेरा चैनल है, उसको भी फॉलो करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, क्योंकि अभी सिर्फ आपका फॉलो ही मेरी कमाई है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य।